सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हमारे प्राइम एजेंडाज में से जो हम लेके चलेंगे वो है पार्लियामेंट्री क्लैशेस। ओके, तो एफआईआर जो है रजिस्टर करवा दी है वहाँ पे, उनको लेके कुछ चीज़ें समझेंगे। टेररिज्म इन कश्मीर, ठीक है, टेररिज्म का एक मुद्दा उठाएंगे, पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। श्रीलंकन तमिल इशू, तो श्रीलंका की नई सरकार है, अब वो वहाँ पे जो तमिलियंस हैं उनके साथ कैसे बिहेव करती है, या कुछ एक 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसको भी थोड़ा बहुत समझेंगे कि क्या है वो। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसको लेके एक ट्रीटी आने वाली है। अब देखो पैलेस्टीन वगैरह में जेनोसाइड हुआ है, तो हमें कुछ इंटरनेशनल ऐसा लॉ चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन डिबेट, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट है, बहुत ही अच्छी डिबेट है, बहुत ही लर्नेड इंडिविजुअल्स की डिबेट है, और काफ़ी अब आपको कंटेंट मिलेगा इसके अंदर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 5 न्यूज़ देर इज़ अनदर, मैंने एक और उठाया है कुर्द से रिलेटेड। ओके, तो ये बेसिकली टर्की से रिलेटेड एक छोटी सी फोटो आई थी इंटरनेशनल पेज पे। सो विल डिस्कस इनटू दैट, थोड़ा मैप वैप का वहाँ से समझेंगे क्या है, और एक पीवाईक्यू भी उसमें है। So let's start with this particular session, and let's start it from the main, you can say, paper itself. So अमित शाह ने स्पीच दिया एंड ही रेफर्ड बी आर अम्बेडकर इन दैट, और उसको लेके जो है यहाँ पे अब क्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं। तो वो स्पीच के अंदर उन्होंने कहा भी ऑपोजिशन जो है बी आर अम्बेडकर साहब को ज़बरदस्ती, मतलब उनका मुद्दा उठाता है, दिस एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, बट ये क्लैश हुए हैं, एंड यू कैन से दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री डिक्लाइन। तो ये सीधा एग्जाम्पल है कि भैया पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे डिक्लाइन पे है। क्यों ये डिक्लाइन वाला पॉइंट बोल रहा हूँ? अब देखो, इन सब चीज़ों के बीच में जो नुकसान होगा वो होगा, कोई डिबेट नहीं हो रही होगी। ओके, तो दिस इज़ द सैड पिक्चर ऑफ इंडियन सिस्टम दैट वी हैव हियर। अब ये स्पीच हुआ, डिबेट करना इनका पार्ट है। पार्लियामेंट में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड। अब सीएजी की रिपोर्ट आती है, तो सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस होती है पार्लियामेंट के अंदर। ओके, देन यू हैव मल्टीपल कमेटीज, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। उन कमेटीज की भी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो भी बेसिकली आपको क्या करनी होती हैं, डिस्कस करनी होती हैं, वो भी डिबेट का ही पार्ट होती है। ये सारी चीज़ें आपको पार्लियामेंट में ही डिस्कस करनी है। अब पॉइंट इज दिस, हमारे पास जितने भी ये टूल्स अवेलेबल हैं, अब ये सब क्या करते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी के टूल्स हैं। सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये अकाउंटेबल तब भी बना पाएंगे ना कि जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा होगा। सो अगर डिबेट ही नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे इसको अकाउंटेबल बना सकते हो? अगर मैं ये मेंस 2018 का क्वेश्चन देखूं, तो वो ये कह रहा है कि व्हाट व्हाई डू यू थिंक कमेटीज आर कंसीडर्ड एज यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। तो सिंपल सी चीज़ है, ये कमेटीज़ जो पार्लियामेंट में होती हैं, दे मेक श्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, ये कमेटीज़ 24/7 काम करती हैं। पार्लियामेंट तो हमेशा नई सेशन में रहता, बट दीज कमेटीज़ दे आर फंक्शनल, एंड दीज कमेटीज़ दे हैव प्रेजेंस ऑफ ओपोजिशन। इसके अंदर ओपोजिशन की भी प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब ये कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स हैं वो आपको दोबारा पार्लियामेंट में डिस्कस करनी होती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर डिबेट ही नहीं हो रहा तो इस कमेटी की फाइंडिंग्स का भी क्या फ़ायदा होगा, या ये सीएजी हमने बना रखा है उनकी जो रिपोर्ट आती है उसका भी क्या फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ व्हाट द यू कैन से द होल थिंग इज़ अबाउट। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम यही कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आप इस कमेटी से रिलेटेड या पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी से देखेंगे, तो उसके अंदर मेन मुद्दा यही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे डिबेट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ इफ डिबेट इज नॉट गोइंग ऑन, डिबेट हो ही नहीं रही है, तो फिर कैसे आप चलाओगे सिस्टम को? क्लियर? और बेस्ट जो हमारे यहाँ पे टाइम बोला जाता है फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो बेस्ट टाइम फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज नेहरूवियन एरा। क्लियर? तो नेहरूवियन एरा जो है ये मेजर रोल प्ले कर रहा था। उस समय जो है ओपोजिशन की बात सुनी जाती थी, हर एक को बोलने का मौका मिलता था। आज वैसा नहीं है। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है इंडिया में डिक्लाइन पे है। तो अगर डिबेट ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगी बात? अब देखो, ये मैंने एक इंटरेस्टिंग सा आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। सो विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल कंसिडर द विच इज लोकेटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छ पगता डायनेस्टी। ओके,
सो ये आप एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देखते रहिए। तो ये बेसिकली किंग देवपाल ने बनवाया था, एंड दिस किंग देवपाल वॉज एसोसिएटेड विद कच्छ पगता डायनेस्टी। ओके, सो ही वॉज एसोसिएटेड विद दिम दिस डायनेस्टी, एंड 64 योगिनी टेम्पल जो है वो बना था। तकरीबन आप बोल सकते हो कि ये जिस टाइम राजा ने राज किया होगा उसी समय जो है बना होगा। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन जो है वो मिला है, वो 1323 का इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन 1323 का है, राजा ने तो पहले बनाया था। अब ये कह रहे हैं कि दिस टेम्पल इज ओनली सर्कुलर टेम्पल। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि देश में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल हो? तो ये पॉइंट समझना है ना। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट। वैष्णविज्म नहीं, अब देखिए शैविज्म, शिवलिंग है वहाँ पे। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक तरसो महादेव टेम्पल। ठीक है, एंड देर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ शिवलिंग्स, बहुत सारे शिवलिंग्स हैं वहाँ पे। एंड मैनी ऑफ द क्यूरियस विजिटर्स जो है वो इस टेम्पल को कंपेयर करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ, सांसद भवन के साथ। तो सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है हमें बिल्डिंग्स में, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमारा जो सांसद भवन है वो इस टेम्पल से इंस्पायर्ड है। अभी देखो यूपीएससी ने 2021 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ये जो है आपका बिल्कुल इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग इससे एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपकी 1 और 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, मतलब हाईली आप बोलोगे, आपको डेप्थ में जाओगे तब जाके इसका आंसर आएगा। तो हिजबुल कमांडर अमंग 5 मिलिटेंट्स किल्ड इन कुलगांव। ओके, सो अगेन टेररिज्म वी हैव टू डिस्कस। अब देखो सिंपल सी चीज़ समझ लो पहले आप। टेररिज्म आप सोच रहे होगे ख़त्म क्यों नहीं होता? भाई एक होती है आइडियोलॉजी, ठीक है, आप टेररिस्ट मारते रहोगे, आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होगी। दूसरा पॉइंट होता है सपोर्ट। ठीक, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट। एक होते हैं जो डायरेक्टली टेररिस्ट बनते हैं, जो लड़ते हैं, बंदूक चलाते हैं, एंड अदर इज यू कैन से ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनको ओजीवीज कहा जाता है। तो ये ओजीवीज का नेटवर्क जो है वो ज़रूर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है JNK के अंदर। ठीक, और एक तरीके से दे एक्ट लाइक अ लोकल सपोर्ट। ये लोकल सपोर्ट देते हैं। किस तरीके की सपोर्ट मिलती है भैया लोकल में? तो लॉजिस्टिक्स, रहना खाना पीना टेररिस्ट का करवा देते हैं ये, प्लस आप बोलोगे आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी दे देते हैं। ठीक है, भी हम तो जी एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, प्लस फाइनेंसेस का भी अरेंजमेंट कर देते हैं, प्लस रिक्रूटमेंट भी यही लोग करवाते हैं। ठीक है, कि यूथ को आइडेंटिफाई किया और वो सारी चीज़ें ये करते हैं। एंड देन यू कैन से कश्मीर की बात करें तो पत्थरबाजी भी यही लोग करवाते हैं। तो फैब्रिकेट, यू कैन से प्रोटेस्ट। कहाँ पे प्रोटेस्ट? स्पेसिफिकली नियर द एनकाउंटर साइट, जहाँ पे एनकाउंटर होने वाला होता है वहाँ पे एनकाउंटर साइट पे ये लोग पत्थरबाजी कराते हैं ताकि वो भाग जाए। ठीक, ये है ओवरग्राउंड वगैरह। और इसके अंदर से कुछ लोग स्लीपर सेल का भी पार्ट होते हैं। अब ये स्लीपर सेल क्या होता है? ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होंगे, बट जब इंस्ट्रक्शन मिलती है इनको, ये अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शन पे एक्टिव होते हैं, उसके बाद ये मर्डर और वो सब करना शुरू करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम रहता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का। अब ये क्वेश्चन था जमात इस्लामी जो हमने बैन की थी कि भाई क्या फोकस उससे ओवरग्राउंड वर्कर्स पे आया? बिल्कुल है। देखो ये टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको इन ओजीवीज को भी टारगेट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो टेररिस्ट को मार के आप कर दोगे तो वो नहीं बनेगी बात। और दूसरी चीज़, टेररिज्म एज एन आइडियोलॉजी अगर मुझे काउंटर करनी हो तो मैं दूसरों से आपको बेटर नैरेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, जो नैरेटिव वो दे रहे हैं आपको उससे बेटर नैरेटिव देना पड़ेगा। और वो बेटर नैरेटिव क्या होगा जो हम दे रहे हैं वहाँ पे? दैट इज़ डेवलपमेंट। ओके, so there will be jobs, there will be development, definitely who will be interested in terrorism? So that is what the key point is. And then इसका देखो सॉल्यूशन तो पॉलिटिकली आएगा, बातचीत से ही, जोर ज़बरदस्ती से नहीं आएगा। इट विल अदरवाइज इट विल कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग। बट ऐसा मतलब अब हम किस तरीके से बातचीत करें, वी हैव नो आइडिया, बिकॉज पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। मगर पाकिस्तान में किससे बात करोगे आप? तो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतनी डेमोक्रेटिक नहीं है ना, सब कुछ आर्मी कंट्रोल्ड है। चलेंगे आगे। सो रियलिटी चेक ऑन श्रीलंका तमिल क्वेश्चन। ओके, सो देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो
आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर सिन्हला, दे आर प्राइमरीली बुद्धिस्ट, ये है डोमिनेंस उस कंट्री के अंदर, पॉपुलेशन वही है, और तमिल्स दे आर इन माइनॉरिटी, ओके, एंड दे वर ट्रीटेड एज सेकेंड ग्रेड सिटीजन, इनको मतलब सेकेंड ग्रेड सिटीजन माना जाता था वहाँ पे, इनको राइट्स वगैरह नहीं दिए, ओके। ये सब प्रोसेस शुरू हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, और फिर राइट्स हुए 70s में, और LTTE नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ एलम, ये अपना एक कंट्री बनाना चाहते थे। तो सिविल वॉर आप बोल सकते हो अब श्रीलंका में शुरुआत हो गई थी, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो उसके अलावा 1987 के अंदर इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया गया था, ठीक है। अब इस अकॉर्ड के अंडर हमने जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी वहाँ पे, किस लिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट की मदद करने के लिए और LTTE को टारगेट करने के लिए, ठीक है। इनको रोकने के लिए हमने जो है इंडियन पीस कीपिंग, इंडियन आर्मी वहाँ पे भेजी। विल नॉट गेट इनटू दैट मिशन, बट इस अकॉर्ड का एक पार्ट था, दैट वाज 13th अमेंडमेंट, ठीक, द 13th अमेंडमेंट टू श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमेशा न्यूज़ में आता है, लोगों को पता नहीं होता भी 13th अमेंडमेंट है क्या। तो दैट 13th अमेंडमेंट वाज श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट जो है ये लाई जाए, और इस अमेंडमेंट के अंदर होगा क्या कि मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होगा कि तमिल पॉपुलेटेड एरियाज वेयर तमिलियंस आर लिविंग, तो वो अपने हिसाब से अपने एरियाज को चला पाएंगे, ठीक है ना। दैट इज व्हाट द आइडिया इज, अपने हिसाब से कितना चला पाएंगे, इन द सेंस कि अभी उन पर्टिकुलर प्रोविंसेस में वहां पे पुलिस उनको रखना अलाउड नहीं है। तो ये एक तरीके का मतलब ये प्रॉमिस था जो यहाँ पे लाने की बात थी। आप बोलोगे पुलिस प्लस अदर डेवलपमेंट एफर्ट दिस एंड दैट विच वाज रिक्वायर्ड, जो कि उस समय जो है वो नहीं हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने एफर्ट किया, एंड एफर्ट वाज बिकॉज वी डू हैव, यू कैन से, तमिलियन पॉपुलेशन हेयर इन इंडिया। तो तमिलनाडु के अंदर तो वहाँ पे वो जो रिलेशंस हैं वो सब चलता है इधर, वो फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। तो ये पूरी बात थी। अब यहाँ पे भी उस सेम बात को लाया जा रहा है, जो प्रेजेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट है, दे माइट नॉट बी, यू कैन से, सो प्रोएक्टिव इन ब्रिंगिंग दिस 13th अमेंडमेंट। क्यों है ये 13th अमेंडमेंट को लेके प्रॉब्लम? अब देखो श्रीलंका में जो सिन्हला पॉपुलेशन है, सिन्हला पॉलिटिशियंस जो हैं, ठीक है, उनका ये कहना है कि दिस अमेंडमेंट वाज बेसिकली डिक्टेटेड बाय इंडिया। तो दे हैव दिस पॉइंट कि भी ये अमेंडमेंट एक तरीके से इंडिया डिक्टेटेड है, और उसके अंदर हम ऐसे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो वो दे पुट अप दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड इसको जबरदस्ती पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया जाता है, और उस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम होती है। सो दे पुट अप दिस पॉइंट दैट इट वाज इंडिया डिक्टेटेड, तो इसलिए जी इसको हम नहीं लेके आएंगे, और रिलक्टेंस है, अभी तक किसी ने इतना प्रोएक्टिव एफर्ट नहीं किया। ये अकॉर्ड वगैरह तो 1987 में साइन हो गया था। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन सी हियर, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दे हैव द फुल राइट। उन्हीं के ही पार्लियामेंट से पास होना है, कब होना है, कैसे होना है, अभी पता नहीं है। तो अभी तमिल्स जो हैं दे कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस, बिल्कुल। लैंड रिक्लेमेशन को लेके प्रॉब्लम है, मिलिट्री से ज़मीन नहीं मिलती उनको, लाइवलीहुड रीबिल्डिंग का काम करना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके भी इशू है। सो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी तक पावर्स इतनी डिवॉल्व नहीं की हैं उन्होंने। तो 13th अमेंडमेंट लाने के बाद ही पावर्स जो हैं वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस के पास जाएगी, लोकल पार्टीज़ के पास जाएगी, बट इट्स अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम, अभी मुझे लगता नहीं है होगा। तो देर इज़ अ ट्रीटी जिसकी डिमांड चल रही है, दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी। ये होनी भी चाहिए, इसको लेकर रेजोल्यूशन आना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बिल्कुल। बिकॉज लुक व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, आज की डेट में देर इज़ नो, यू कैन से, लॉ दैट इज़ अवेलेबल। गैप है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, जेनोसाइड होता है, वॉर क्राइम होता है, आप किस प्रोविजन के अंदर जो है उनको सज़ा दोगे? तो अभी इजराइल में जो हुआ है, ठीक है,
या जो रशिया कर रहा है, नाउ हाउ विल यू मेक देयर लीडर्स अकाउंटेबल? इतने लोग मर गए, उनके लीडर्स को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए? तो एट प्रेजेंट वी हैव प्रोविजंस अंडर रोम स्टैट्यूट, बट वो लिमिटेड है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो है सेपरेट ट्रीटी की ज़रूरत है। अब रोम स्टैट्यूट के अंदर क्या होता है, बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इसके पूरे सिस्टम को लेके चलती है, और जैसे नेतन्याहू के अगेंस्ट वारंट भी इशू हुआ था। अब आईसीसी की प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे अप्लाई होगा जिन कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर रखा है। इसराइल ने नहीं कर रखा, इंडिया ने नहीं कर रखा, सो वी ऑल्सो हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट इट। तो इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारे ऊपर भी लागू नहीं होती है। तो एट प्रेजेंट देर इज दिस लिमिटेड आईसीसी ज्यूरिसडिक्शन, तो इट कवर्स ओनली अ सबसेट ऑफ स्टेट्स, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। स्टेट अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एक डेडिकेटेड ट्रीटी की ज़रूरत है जो कि स्टेट्स को अकाउंटेबल बनाए यहाँ पे, ओके, और किसी प्रकार का कोई जेनोसाइड या वॉर क्राइम होता है उसको रोका जा सके। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ डिमांडेड, वही चीज़ यहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? वी आर अ नॉन पार्टी टू रोम स्टैट्यूट, ठीक है, बिल्कुल। एंड वी ओपोजेज द एस्पेक्ट्स ऑफ आईसीसीज ज्यूरिसडिक्शन। भाई हमारे ऊपर क्यों ज़बरदस्ती उसकी ज्यूरिसडिक्शन आ जाए, दैट इज़ द पॉइंट हियर, ओके। और ये हम पॉइंट लेके चलते हैं। अब देखो दूसरी चीज़ समझो आप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रोल को लेके भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, क्लियर। तो इस टाइप की कोई चीज़ हम अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं आ पाए हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। मतलब पीस टाइम के दौरान जो क्राइम होंगे, अब जैसे हमारे यहाँ तो सब कुछ ही पीस टाइम के होता है, बट वो क्राइम नहीं होते ना। जो इंडियन आर्मी डिप्लॉयड रहती है पीस टाइम के अंदर सिविलियन एरियाज़ के अंदर, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उस केस में हमारे ऊपर कुछ कंपल्शन आ जाए, वी आर नॉट, यू कैन से, कंफर्टेबल विद दैट। तो हमने बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ बताया है यहाँ पे, ठीक। और ये भी बोला जाता है कि देर इज़ दिस लैक ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता हो। देखो आपके यहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, उसके अंदर भी गाइडलाइंस बता रहा है कि किस तरीके से हैंडल करना है आपको, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि देर इज़ लैक ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। हाँ, एक आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट पॉइंट इज दिस, अगर आप इसको लेके चलोगे तो फिर ये तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग हो सकता है, एंड दैट विल बी वेरी, यू कैन से, अ टफ थिंग। तो ये बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इंडिया जो है इनकन्सिस्टेंट है अपने इन चीज़ों को लेके, एंड वी शुड ऑल्सो अलाइन विद द वर्ल्ड रिगार्डिंग दिस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जो है इन्होंने सजेशन दिया है, ठीक। तो ठीक है, वी शुड हैव आर, यू कैन से, नेशनल लॉ, बट हमारे यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन हम ही डिसाइड करेंगे। इंटरनेशनल प्रोविजंस जो हैं वो एक लिमिटेशन के अंदर आप पे लागू होने चाहिए, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक ऑटोनॉमी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट कि भी एक आप ज़बरदस्ती प्रेशर में आके आप कर लो और उसके वजह से आपको फिर फ्यूचर में नुकसान उठाना पड़े, बिकॉज वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज इन, बहुत डिस्टर्बेंस है इंडिया के अंदर, तो मिलिट्री एक्शन तो इंडिया में चलता रहेगा अभी, क्लियर। सो दैट इज़ व्हाट द की पॉइंट इज। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन डिबेट पे। सो शुड लेजिस्लेचर इन इंडिया दे हैव फिक्स टेन्योर। अब देखो मुद्दा कैसे बन रहा है ये। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये बिल क्या कह रहा है कि फिक्स 5 टर्म फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, और बीच में अगर सरकार गिरती भी है तो मिड टर्म जो इलेक्शन होंगे वो रिमाइंडर टाइम के लिए होंगे, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे, क्लियर। तो सपोज कीजिए 2029 के अंदर सरकार बनी और 2034 में नेक्स्ट इलेक्शन होंगे। बीच में जो है अगर कभी इलेक्शन करवाने पड़े, ठीक, सो सपोज कीजिए 2030 के अंदर इलेक्शन 31 के अंदर करवाने पड़ गए, तो उसके अंदर जो जो न्यू गवर्नमेंट बन के आएगी, ठीक है ना, दैट न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर जस्ट 3 ईयर्स, वो 3 साल के लिए होगी, क्योंकि 2034 में फिर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट दे आर सजेस्टिंग, एंड ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो अच्छी चीज़ है, बट ये भी ठीक लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके जो है लोकल बॉडीज़ की बात करें तो लोकल पंचायत लेवल पे या आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो द सेम प्रोविजन एग्जिस्ट।
वहाँ पे भी सेम एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि उधर जो है अलग होता है, वो बचे हुए टाइम के लिए ही जो है वो फिर पंचायत होती है। क्लियर? तो ऐसा ये कुछ नई चीज़ नहीं है। देखो ये हमें जो है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अ, मतलब ये फ़ायदा बताया है, फ़ायदा और नुकसान दोनों कवर करेंगे यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये। तो देखिए ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड लेजिस्लेटिव टेन्योर और गवर्नेंस पे इम्पैक्ट होगा, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल एनहांस करते हैं। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तो बीजेपी लॉस्ट इलेक्शन। ठीक, एक मुद्दा उसके अंदर था एलपीजी के प्राइस राइस, सिलेंडर महंगा हो गया था, उस वजह से जो है मैसेज भेजा हिमाचल की जनता ने, और बीजेपी की फिर उसके बाद सिलेंडर के रेट कम कर दिए उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में। क्लियर? एंड अदर पॉइंट इज दिस, क्लेम दैट साइमल्टेनियस पोल्स रिड्यूसेस द इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर लैक क्रेडिबिलिटी। तो पीडीटी आचार्य साहब का कहना है कि भी पैसा बचेगा, इसको लेके अभी तक कुछ गारंटी नहीं है। देखो ऑब्वियस है कि पैसा तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आई डोंट एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज इफ़ यू विल पिक ओनली लोकसभा, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे कंट्री का पैसा बचाने की बात हो रही है। तो एक एस्टिमेट ये था, वो कह रहा था कि 1,34,000 करोड़ इतना पैसा खर्च हुआ था इंडिया के इलेक्शन में, जो लेटेस्ट हुआ है 2024। ओके, तो बड़ी टफ है ये चीज़। अच्छा, एम आर माधवन का व्यू क्या है? बिल अलाउज मिड टर्म इलेक्शन मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल, मिड टर्म इलेक्शन होगा वो भी तो अकाउंटेबल बनाने वाली चीज़ है, तो सही तो है बात। अनसर्टेनिटी अबाउट इम्प्रूविंग गवर्नेंस, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहाँ पे तो बिल्कुल फिक्स्ड होता है सिस्टम, क्योंकि 4 साल के लिए ही होगा, बीच में हटने का कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, तो फिर री इलेक्शन वाला प्रोविज़न तो आपको डालना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा सवाल डिबेट बना कि फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पोलैरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो माधवन ही इज पॉइंटिंग आउट बिल स्टैंडर्डाइजेज टाइमिंग्स ऑफ इलेक्शंस एंड डजंट कॉम्प्रोमाइज फेडरलिज्म। बिल्कुल फेडरलिज्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट ये रेज क्यों किया गया? ये रेज इसलिए किया गया पॉइंट कि भी जो आपके नेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, नेशनल इश्यूज दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द लोकल पॉलिटिक्स। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। हमारे पास दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली में केजरीवाल जीत गया और वहाँ पे मोदी जी। ठीक, तो ये पब्लिक जानती है कि हाउ टू डिफरेंशिएट लोकल एंड यू कैन से नेशनल इश्यूज। सो दिस इज द पॉइंट। अब पीडीटी आचार्य साहब क्या कहते हैं? ही सेइंग दैट ऑल्टर्स द स्टेट असेंबलीज ऑटोनोमस फंक्शंस। बिल्कुल, अंडरमाइंस द फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये ऑटोनोमस फंक्शंस अंडरमाइन कब होगा? स्पेसिफिकली जहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं उनके केस के अंदर। और एक ये भी चीज़ की जा रही है कि नेशनल पार्टीज का जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस आइडिया से नेशनल पार्टीज को बेनिफिट होगा। सो दिस इज द पॉइंट। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो 1952 से लेके 1967 तक इट वॉज कांग्रेस, बट डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है, डेमोक्रेसी विल थ्रो इट्स ओन सॉल्यूशंस। उसके बाद रीजनल पार्टीज बनी ना यहाँ पे। साउथ में कहाँ कांग्रेस की सरकार आती है? इवन इफ इट इज़ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, साथ में मिलके सरकार चलानी पड़ती है उनको। सो अभी कर्नाटक में है, बट व्हाट अबाउट तमिलनाडु, व्हाट अबाउट यू कैन से केरला। सो डिस्करेजमेंट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन एंड हॉर्स ट्रेडिंग। ओके, सो पीडीटी आचार्य सेइंग से इरोजन ऑफ फेडरल रिपब्लिक आइडेंटिटी कंसर्न, अनप्रिडिक्टेबल डेटरेंस अगेंस्ट डिस्टेबलाइजेशन। ठीक है, अभी पता नहीं है क्या होगा। ओके, कि भी आपके यहाँ पे कितना अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। एम आर माधवन इज पॉइंटिंग आउट कि लार्जर इशू इज शॉर्टन टेन्योर पोस्ट मिड टर्म इलेक्शन। बिल्कुल सही है। अगर 2 साल के लिए बनेगी, 2 ईयर्स के लिए न्यू गवर्नमेंट, वो करेगी क्या? वो क्या ही कर पाएगी? या 1 साल के लिए भी अगर नई सरकार बनेगी, व्हाट इट विल डू? दैट इज द पॉइंट। इतना टाइम तो आपको स्टेबलाइज होने में लगता है, तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज इन हैंडलिंग। सो बिल परमिट्स फ्रेश इलेक्शन इन केस ऑफ डेडलॉक। न्यू इलेक्टेड बॉडीज सर्व रिड्यूस्ड टेन्योर। ठीक है, वही तो पॉइंट है इसमें। पीडीटी आचार्य सेइंग रेजोल्यूशन एड्रेसेस पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज एंड क्रूशियल फॉर प्रैग्मेटिक गवर्नेंस। अब वही वही आपको एड्रेस करना है।
भाई कई बार पहले ही असेंबली डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल सिनेरियोज, और वहाँ पे प्रैग्मेटिक गवर्नेंस का पॉइंट आता है, ये कितना यहाँ पे एश्योर होगा। तो उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस। सो करंट सिस्टम नो कॉन्फिडेंस सिस्टम के थ्रू जो है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी लाता है। अभी अगर आप इसको वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हो और चाहते हो कि ये साइकिल मेंटेन रहे, उसके लिए जो है ये नो कॉन्फिडेंस वाले प्रोविजन पे जरूर आपको देखना पड़ेगा। क्लियर। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर देयर। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी है और यहाँ पे जो डिबेट कर रखी है। सो देखिए, टर्की वॉन्ट हॉल्ट सीरिया मिलिट्री एक्टिविटी अंटिल कुर्द्स फाइटर्स डिसआर्म। तो आप देखो यहाँ पे ये कुर्द पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पे ये कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। अब टर्की कर क्या रहा है, टर्की इज बेसिकली सपोर्टिंग रिबेल्स सीरिया के अंदर जो अभी सरकार में आए हैं उनको टर्की ने सपोर्ट किया है। उनकी हेल्प से किनको टारगेट किया जा रहा है, कुर्द्स को टारगेट किया जा रहा है। ये कुर्द्स टर्की के इस पार्ट में रहते हैं एंड सम पार्ट ऑफ यू कैन से टर्की दे वांट सीरिया का थोड़ा हिस्सा और ईरान इराक का थोड़ा हिस्सा, इन सबको जोड़ के वो अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिबेट है जो पता होनी चाहिए। अब देखो ये 2016 प्रीलिम्स का सवाल है, ये पूछा है कि भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं बताओ कहाँ पे वो रहती हैं। तो कुर्द्स जो हैं वो तो सेंट्रल एशिया में हुए, मतलब वो तो वेस्ट एशिया के अंदर हुए, इस पार्ट के अंदर। वो बांग्लादेश वाला पार्ट तो गलत हो जाएगा। मदेसी नेपाल में ही रहते हैं, रोहिंग्याज म्यांमार में रहते हैं। तो सी इज़ द आंसर। क्लियर। इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए क्या ये पूछ रहा है। डायरेक्टली सीधा इंटरनेशनल पेज पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ और छूट तो नहीं गया हमारा, ठीक है। मोस्टली थिंग्स आर कवर्ड, इंपॉर्टेंट वॉन्स आर डेल्ट इन डिटेल, और कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। देर आर सम अनसर्टेनिटीज़, क्या होगा ट्रम्प और यू कैन से यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर के अंदर। वी हैव टू वेट एंड वॉच क्या चलता है यहाँ पे। ओके, सो यूके कुड ट्रेन सोल्जर्स इन यूक्रेन, दिस इज़ व्हाट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज सेइंग। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ट्रम्प मे रिड्यूस द सपोर्ट, ठीक है। यूक्रेन को जो हेल्प जा रही है वो शायद वो रिड्यूस कर दे। उस केस के अंदर यूरोपियन नेशंस दे हैव टू टेक अ कॉल, क्या उनको यूक्रेन की मदद करनी है कि नहीं करनी है, वो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। एंड पुतिन सेड दैट ही इज़ रेडी टू मीट ट्रम्प एनी टाइम टू टॉक यूक्रेनियन डील, एंड दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज, सीज फायर के ऊपर ही फोकस होगा, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।